Hello guys and welcome to my channel. Today we are going to study the chapter biodiversity, which is a third chapter of unit ecology, right? So yesterday's part means part 1 of biodiversity. In that lecture we have studied till loss of biodiversity, means how the loss of biodiversity is acting. So in today's lecture we are going to start from this part. Okay, people who are not looking the first lecture, just go and check it out. Okay जी. तो फर्स्ट पार्ट इज सॉरी सेकंड पार्ट इज व्हाट, यहाँ से हम पढ़ने वाले थे lowered resistance to environmental perturbations such as drought. तो हमने यहाँ से स्टार्ट कर देते हैं, मतलब आपको अच्छे से जो है इतना पार्ट तो समझ में आ जाएगा. लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी मतलब जितनी भी हमारे पास बायोडाइवर्सिटीज है, बायोडाइवर्सिटीज मीन्स व्हाट, लिविंग चीजें जिनके अंदर बहुत ज्यादा वेरिएशंस है, बहुत ज्यादा वेरिएशंस है. ठीक है जी. तो यही चीज होती है बायोडाइवर्सिटी में. तो क्या होती है बायोडाइवर्सिटी, ये तो हमें पता चल गया, लेकिन हम जो इंसान है बहुत ज्यादा गंदी चीजें कर लेते हैं, यानी कि इंडस्ट्रियल स्मोक्स या फिर अदर कोई भी थिंग्स जिनकी वजह से बायोडाइवर्सिटीज जो है वो अभी फिलहाल एक्सटेंट होने लगी है. ठीक है जी. तो यही हमने देखा था. The colonized, the colonization of tropical Pacific island by humans is said to have led to extinction of more than 2000 species of native birds. जो colonization हुआ था ट्रॉपिक पैसिफिक island पे by humans ही करते सारी चीजें, तो वहां पर कितनी ज्यादा स्पीशीज एक्सटेंट हो गई है उसकी नेटिव प्लेस से. तो 2000 स्पीशीज की एक्सटेंशन हुई ह्यूमंस के कारण. तो यही ऐसी चीजें हो रही है जिनके कारण स्पीशीज की डाइवर्सिटीज चेंज हो रही है. ठीक है जी. तो फर्स्ट पॉइंट क्लियर है. ठीक है जी. The IUCN Red List 2004 demonstrate that 784 species are extincted. ये जो सर्वे था IUCN का रेड लिस्ट इन 2004, इन्होंने क्या कहा कि 784 स्पीशीज जो है इतनी एक्सटेंट हो चुकी है. ठीक है जी. इतनी स्पीशीज एक्सटेंट हो चुकी है. कितनी? 784 स्पीशीज. ठीक है जी. ये पॉइंट क्लियर, ये पॉइंट क्लियर. नाउ थर्ड पॉइंट इज व्हाट सम एग्जांपल ऑफ रिसेंट एक्सटेंशन इंक्लूड दी डोडोमाराइटिस, क्वागा अफ्रीका. तो ये सारी जो चीजें सी काउ, ये जो कुछ भी टाइगर वाइगर है, ये इनका एग्जांपल है कि ये सारी प्रोजेनिस जो है, ये जो स्पीशीज है, ये अब एक्सटेंट होनी स्टार्ट हो चुकी है. Now the fourth thing is what loss of biodiversity in a region may lead to decline in plant production. अब देखो यार, अगर डाइवर्सिटी कम हो रही है, मान लो कि इंसेक्ट्स जो होते हैं हमारे, इंसेक्ट की डाइवर्सिटी कम होती है, मीन्स स्पीशीज ऑफ इंसेक्ट्स आर एक्सटेंडिंग. तो इंसेक्ट्स होते हैं एनिमल्स, या फिर मतलब मान लो ना एनिमल्स ही तो है वो, लेकिन वो प्लांट्स के ऊपर भी तो डिपेंड, मतलब प्लांट्स उनके ऊपर भी तो डिपेंड करते हैं, जैसे पॉलिनेशन के लिए या किसी भी अदर चीजों के लिए. तो अगर ये एक्सटेंट हो रहे हैं तो प्लांट की प्रोडक्शन में भी तो इफेक्ट होगा. ठीक है जी. तो इन शॉर्ट की लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटीज जो हो रही है, उससे प्लांट्स की प्रोडक्टिविटी भी दिन ब दिन कम होते जा रही है. ठीक है जी. तो इन शॉर्ट अगर कहे तो बायोडाइवर्सिटी का लॉस हमें अल्टीमेटली एक लॉस ही दे रहा है. ठीक है जी. लोअर्ड रेजिस्टेंस टू एनवायरमेंटल perturbations such as droughts. अब यार तुमको तो पता ही है कि अगर जो है क्या कहते हैं, लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी हो रही है, प्लांट की प्रोडक्टिविटी कम हो रही है, प्लांट्स को इफेक्ट हो रहा है, तो सिंपली क्या होगा, ड्रॉट तो पड़ेगा. प्रॉपरली कोई भी बायोडाइवर्सिटी में इफेक्ट हुआ तो ड्रॉट हो सकता है. इंक्रीज वेरिएबिलिटी इन सर्टेन इकोसिस्टम प्रोग्रेस सच एज प्लांट प्रोडक्टिविटी, प्लांट की प्रोडक्टिविटी के ऊपर इफेक्ट कर सकता है, वाटर के ऊपर, वाटर यूजेस एंड पेस्ट एंड डिजीज साइकिल्स.
नाउ कॉज ऑफ बायोडाइवर्सिटी, किन किन चीजों में हमें बायोडाइवर्सिटी से कॉजेस हो रहे हैं, क्या प्रॉब्लम्स हमारी लाइफ में होते हैं ड्यू टू बायोडाइवर्सिटी का लॉस। ना ओवर एक्सप्लॉइटेशन हो जाता है, या फिर एलियन स्पीशीज इन्वेजन, हैबिटेट लॉस एंड फ्रैगमेंटेशन एंड को एक्सटेंशन, ये सारी चीजें होती है। एक एक चीजें हम सारी चीजें पढ़ेंगे कि कौन कौन क्या क्या होती है। फर्स्ट इज हैबिटेट लॉस एंड फ्रैगमेंटेशन। हैबिटेट का लॉस और फ्रैगमेंटेशन, इसका मतलब क्या होता है? तो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट कवरिंग मोर देन 14% ऑफ अर्थ लैंड, दीज रेन फॉरेस्ट नाउ कवर नो मोर 6%। पहले ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट जो थी वो कितना परसेंट कवर कर देती थी, 14% कवर करती थी। लेकिन अभी ड्यू टू लॉस ऑफ हैबिटेट्स एंड फ्रैगमेंटेशन, ये मतलब जो कुछ भी बायोडाइवर्सिटीज में हो रहा है उनकी वजह से बस 6% का लैंड ट्रॉपिकल फॉरेस्ट कवर करती है। तब ट्रॉपिकल अगर फॉरेस्ट कम हो रही है, इसका मतलब क्या हो रहा है हमारी लाइफ में? प्लांट्स की डिक्रीज हो रही है ड्यू टू लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी। तो फर्स्ट पॉइंट समझ में आया ना। अमेजोन रेन फॉरेस्ट कॉल्ड लंग्स ऑफ प्लानिट, अमेजोन का जो रेन फॉरेस्ट है आपको शायद पता भी होगा कि सबसे ज्यादा ऑक्सीजन जो होता है हमें वहीं से आता है। तो हमारा जो अर्थ प्लैनेट है उसकी लंग्स कहा जाता है इस फॉरेस्ट को, ठीक है। तो उसके ऊपर क्या इफेक्ट हो रहा है? lungs of the planet harboring probability million of species is being cut and cleared from cultivating soybeans or for conservation to grassland for resigning beef cattle। तो इन सारी चीजों जो सोयाबीन की कल्टीवेशन से या फिर राइजिंग बीफ कैटल, तो इनकी वजह से क्या होता है, अमेजोन फॉरेस्ट के ऊपर भी बायोडाइवर्सिटी का इम्पैक्ट पड़ रहा है। ठीक है जी। नाउ ब्रेकिंग ऑफ लार्ज एरिया इनटू स्मॉल कॉज बायोडाइवर्सिटी लॉस, बड़े से एरिया को छोटे छोटे एरिया में कन्वर्ट करना, कन्वर्ट होते होते जा रहे हैं अभी, और इसी को क्या कहेंगे? लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी। बड़े एरियाज थे, अब मान लो यही 14% का ट्रॉपिकल फॉरेस्ट था, अब कट कट के कितना बचा है? 6% बचा है। तो यही होता है कि बायोडाइवर्सिटी की वजह से ब्रेक ऑफ लार्ज एरिया इनटू स्मॉल फ्रैगमेंट्स कॉज बायोडाइवर्सिटी का लॉस। तो यही सारी चीजें होती है। ये तो बकवास है, मतलब देन ओवर एक्सप्लॉइटेशन क्या कॉज करता है? मेनी स्पीशीज एक्सटिंक्शन इन द लास्ट 500 years were due to over exploitation by human, and for example what, Steller sea cow and ये वाला पिजन। तो जो हम ओवर एक्सप्लॉइटेशन ह्यूमंस करते हैं 500 ईयर्स से, जो स्पीशीज एक्सटेंट हो रही है ये भी ह्यूमंस की वजह से हो रही है। और ये यार इसके एग्जांपल है, ये इसे याद आप रख लेना, ठीक है जी। नाउ द नेक्स्ट थिंग इज एलियन स्पीशीज इन्वेशन। व्हाट इज एलियन स्पीशीज इन्वेशन? जो ये हमने देखा था ना यहाँ पर, कहा गया ओवर एक्सप्लॉइटेशन, एलियन स्पीशीज इन्वेशन, हैबिटेट एंड फ्रैगमेंटेशन एंड को एक्सटेंशन, यही चीजें हम आगे पढ़ रहे हैं। तो कोई भी टेंशन लेने की आपको किसी भी प्रकार की नीड नहीं है। नाउ एलियन स्पीशीज इन्वेशन के बारे में हम पढ़ रहे थे। होता क्या है एलियन स्पीशीज इन्वेशन? तो ये होता है व्हेन एलियन स्पीशीज आर इंट्रोड्यूस्ड, दीज कॉज डिक्लाइन और एक्सटेंशन ऑफ इंडेंजरस स्पीशीज। अगर एक एरिया है हमारे पास, कहा गया हमारे एरिया, मान लो हमारा, यार एक्सक्यूज मी गाइस, एक्सक्यूज मी, हमारा एक एरिया है मान लो, और उस एरिया के ऊपर एक एरिया है, इस एरिया के अंदर बहुत हमारी जो नेटिव कोई तो स्पीशीज प्रेजेंट है जो पहले से यहाँ पर रहती थी, और अब हमने क्या किया उनको कि बाहर से एक एलियन, मतलब कि जो इस एरिया की नहीं है, ऐसी वाली स्पीशीज इसके अंदर इंट्रोड्यूस करी। तो इसकी वजह से क्या हो सकता है? इंडेंजरस
मतलब एक्सटेंशन, ये जो बाहर से एलियन स्पीशीज आती है उसकी वजह से अंदर की ये जो स्पीशीज है इनकी एक्सटेंशन हो सकती है, एक्सटेंशन हो सकती है। तो क्या इतनी बात समझ में आई? ठीक है जी। नाउ एग्जांपल क्या है, नाइल introduced into Lake Victoria in East Africa lead eventually to extension of an ecological union and this ये तो मतलब एग्जांपल्स है कहाँ कहाँ पर ऐसे हुआ था एलियन स्पीशीज के इंट्रोड्यूस करने से, कहाँ कहाँ पर स्पीशीज की स्पीशीज एंडेंजर्ड हो गई थी और कहाँ वो एक्सटेंड हो चुकी है। अब तो नेक्स्ट पॉइंट इज व्हाट को एक्सटेंशन, को एक्सटेंशन होता क्या है? When a species become extinct, the plant and animal species associated with it in an obligatory way also become extinct. अब मान लो यार, अब मान लो एक एरिया है, इस एरिया के अंदर जो है कुछ स्पीशीज रहती है, मान लो लायन है, एक एरिया है इसके अंदर लायन रहता है, लायन रहता है। अगर यहाँ से उसका मेन जो प्रॉपर फूड था वो था डियर, ठीक है जी, डियर था। इस डियर बेचारे को वो हमेशा खा लेता था, लेकिन यहाँ पर डियर ही एक्सटेंट हो रहा है, तो अल्टीमेटली इसके एक्सटेंशन से इसको भी लॉस होने वाला है और हो भी सकता है कि ये लायन भी एक्सटेंट हो जाए। ठीक है जी, मैंने बस एग्जांपल दिया है, लायन वरना दूसरी चीजों को भी खाता है वो मुझे भी पता है, बट दिस इज ओनली वन एग्जांपल। नाउ when host fish species become extinct, its unique assemblage of parasite also meet the same fate. In plant population, mutualism extension of one invasively lead to extinction of other. एक से म्यूचुअलिज्म आपको पता है, पहले जो ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन चैप्टर था फर्स्ट इकोलॉजी का, उसमें मैंने बताया भी था कि व्हाट इज म्यूचुअलिज्म। म्यूचुअलिज्म मीन्स प्लस प्लस, दोनों को भी फायदा होता है। तो दोनों को भी फायदा अगर होता है, तो अगर ये इसको फायदा देने वाला ही नहीं रहा तो क्या ये बचेगा? ये भी टपक जाएगा। ठीक है जी, तो यही कहा है इनमें, तो इसे ही कहते हैं को एक्सटेंशन, एक के जाने से दूसरे का भी चला जाना। ठीक है जी। नाउ बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन। कंजर्वेशन रीजंस ऑफ कंजर्वेशन क्या क्या होते हैं? नैरो यूटिलाइजेशन, ब्रूड, एक सेकंड, कंजर्वेशन है सी, कंजर्वेशन है सबमिट अप्रोच इंसिटू एंड एक्सिटू कंजर्वेशन। कंजर्वेशन से अर्थ सबमिट एंड वर्ल्ड सॉरी गाइस, सबमिट एंड नैरो यूटिलाइजेशन, ब्रूड ब्रूड एथिकल। ठीक है जी, तो ये सारी चीजें, ये जो ग्राफ है ना, ये जो डायग्राम है, ये एनसीईआरटी का है, देख लेना आप इसके अंदर, इसका कोई नीड नहीं है, लेकिन एनसीईआरटी इज बाइबल, आपको पता है, आपको हर एक चीज लर्न करके जानी है। ठीक है जी। रीजंस ऑफ कंजर्वेशन बायोडाइवर्सिटी इज ग्रुप्ड इन 3: नैरो यूटिलिटेरियन, ब्रूडली यूटिलिटेरियन और इथिकल। तो सारी चीजें हम पढ़ेंगे। नैरो यूटिलिटेरियन, ठीक है जी। नाउ humans derive countless direct economic benefits from nature, such as cereal, pulses, fruits, firewood, fiber, construction material, then industrial products like tannins, lubricants, dyes, resins and perfumes. ये क्या है? नैरो यूटिलाइजेशन। ह्यूमंस क्या करते हैं? काउंटलेस डायरेक्ट इकोनॉमिक बेनिफिट ले लेते हैं, जैसे कि पल्सेस, फ्रूट्स, इन सारी चीजों को डायरेक्टली ये क्या करते हैं? सेल कर देते हैं, और इसी वजह से क्या होता है? इनका फायदा हो जाता है ह्यूमंस का। तो ये क्या है हमारा? नैरो यूटिलाइजेशन। तो क्या इतनी बात क्लियर है? ठीक है जी। तो ब्रूड यूटिलाइजेशन होता क्या है? ब्रूड यूटिलाइजेशन मीन्स ब्रूडली यूटिलिटेरियन। ब्रूड
biodiversity plays a major role in many ecosystem services that nature provide. जो बायोडाइवर्सिटी होती है वो बहुत ज़्यादा मेन रोल प्ले करती है इन द इकोसिस्टम सर्विसेज दैट नेचर प्रोवाइड। ये तो हम पहले से ही पढ़ते आ रहे हैं कि हमारी बायोडाइवर्सिटी क्या करती है, मेन रोल प्ले कर रही है, तभी तो हम इसे इस चैप्टर में पढ़ते हैं, तभी तो हम इसे इस चैप्टर में पढ़ते हैं। अमेजोन फॉरेस्ट इज what Amazon forest is estimated to produce though photosynthesis 20% of the total oxygen on earth। तो इतना ज्यादा जो हमने देखा कि बायोडाइवर्सिटी जो है मेन रोल प्ले करती है। और एग्जांपल ले लो तो अमेजोन फॉरेस्ट की वजह से हमें 20% ऑफ ऑक्सीजन पूरी अर्थ के ऊपर जितना है वो अमेजोन फॉरेस्ट 20% देता है। तभी हमारे लिए ब्रूडली यूटिलाइजेशन मीन्स व्हाट, जो स्पीशीज हमें फायदा दे रही है ऑक्सीजन के फॉर्म में या फिर अदर फॉर्म में, जैसे बीज, bumblebees, birds and bats pollinate the flowers without which plant cannot give us fruit or seeds। और सेकंड स्पीशीज या फिर ब्रूडली क्या था यार, यूटिलिटेरियन जो है उनके अंदर क्या है, बबल बीज, देन बीज, बर्ड्स, बैट्स, ये क्या करती है, पॉलिनेट करती है प्लांट्स को, ये तो हमें पता है। और अगर पॉलिनेशन नहीं होगा तो प्लांट्स सीड्स और फ्लावर देंगे क्या, सीड और फ्लावर देंगे? नहीं जी। और अगर यही नहीं दिया तो हम कैसे खाएंगे पिएंगे, हमें कैसा खाना मिलेगा? ठीक है, तो इसलिए स्पीशीज जो है वो भी मेन या फिर बायोडाइवर्सिटी कह सकते हैं, बायोडाइवर्सिटी बहुत ज्यादा मेन रोल प्ले करती है। नाउ इथिकल क्या है, द इथिकल आर्ग्यूमेंट फॉर conserving biodiversity relates to what we own to millions of plants, animals, and microorganisms with whom we share this planet। The ethical argument for conservation, एक बार वापस रीड कर लेते हैं यार, ह्यूमन एरर हो जाता है। The ethical argument for conservation biodiversity relates to what we own to millions of plants, animals, and microspecies with whom we share this planet। तो इथिकल ये है कि जैसे प्लांट है या फिर एनिमल्स है या तो माइक्रोब्स या फिर स्पीशीज जो छोटी छोटी है, कैसी है, स्मॉल है, ठीक है जी, स्मॉल स्पीशीज है, लेकिन हम इनके साथ हमारा प्लानेट शेयर करते हैं। तो ये हमें क्या देती है, तो ये क्या है, हमारे पास क्वेश्चन मार्क आता है। तो इसे क्या कहते हैं, जो ये छोटी छोटी चीजें हमें देती है उसे हम क्या कहेंगे, इथिकल। तो ये भी क्या है, स्पीशीज ही तो है ये सारी, प्लांट, एनिमल। तो बायोडाइवर्सिटी के वजह से हमें बहुत ज्यादा फायदा होता है। तो वेज टू कंजर्व बायोडाइवर्सिटी, कैसे कैसे हम बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व कर सकते हैं, इन सिटू एंड एक्स सिटू। इन सिटू मीन्स व्हाट, बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट, प्रोटेक्टेड एरियाज, बायोस्फीयर रिजर्व, नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सफारी एंड। ये जो है ना, ये जो डायग्राम है, मैं आपको एक सिंपल ट्रिक देती हूँ कि आपको ये जो डायग्राम है ना डायरेक्टली एक तो प्रिंट करवा कर ले आना, या फिर अपनी बुक में डिट्टो का डिट्टो इसलिए लिखना क्योंकि जिस वक्त तुम नीट की एग्जाम के लिए जाओगे ना, उस वक्त तुम जब ये देखोगे ना, आपको एटलीस्ट 4 नंबर आ जाएंगे अगर इसके ऊपर, क्योंकि इसके ऊपर है ना जो क्वेश्चंस आते हैं ना हमेशा आते हैं बहुत ज्यादा। जैसे आप कोई भी बायोडाइवर्सिटी के अभी क्वेश्चन या फिर पीवाईक्यूज भी सॉल्व कर लो, आपको NC2 एंड XC2 इसी के ऊपर बायोडाइवर्सिटी के ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं। जो अभी तक हमने पिछला डेटा पढ़ा है यार, नीट वालों को भी पता है, इतना बड़ा डेटा तो बच्चे लोग याद नहीं रखेंगे, लेकिन एटलीस्ट वो आपसे ये तो एक्सेप्ट करते हैं कि आप NC2 एंड XC2 को याद कर ही जाए, और आपको ये याद कर ही जाना है यार। आप है ना PYQ सॉल्व कर लो, आपको अपने आप पता चल जाएगा कि इस चीज का क्या आपके जीवन में महत्व है। ठीक है जी, तो NC2 एंड XC2 क्या होता है, दिस मेथड इन्वॉल्व प्रोटेक्शन ऑफ endangered species that
देयर इन नेचुरल हैबिटेट। ये किसे प्रोटेक्ट करता है? ऐसी एंडेंजर्ड स्पीशीज, ऐसे स्पीशीज जिनके ऊपर खतरा था नेचुरल हैबिटेट में। ठीक है, और XC2 क्या कंजर्व किसे कंजर्व करता है? इट involve placing of threatened animals and plants in special care unit for their protection। स्पेशल उनके ऊपर ट्रीटमेंट दी जाती है, और ये किन किन को बचा कर रखते हैं? एनिमल्स एज वेल एज प्लांट्स। यहाँ पर क्या था? बस एंडेंजर्ड स्पीशीज की ही हम बात कर रहे थे, लेकिन यहाँ हम प्लांट्स एज वेल एज एनिमल्स दोनों की बात करते हैं। ठीक है जी, तो फर्स्ट पॉइंट क्या क्लियर है? ओके जी। इट हेल्प्स इन रिकवरिंग population in the surrounding where they have developed their distinct feature। तो ये क्या करते हैं? हम जैसे ही उन्हें बचा लेते हैं, they help us for recovering the population in the surrounding where they are developed their distinct feature। तो ये पॉपुलेशन या फिर रिकवरिंग पॉपुलेशन के लिए हेल्प होता है। इट हेल्प इन रिकवरिंग पॉपुलेशन और प्रिवेंटिंग देयर extension under stimulated condition that closely resemble their natural habitats। एग्जाम्पल्स होते हैं ये एग्जाम्पल्स ना आप याद कर कर ही जाना यार। मैं इतना दिल से बता रही हूँ ना, मेरे दिल से आ रही है फीलिंग। ये इस बार की नीट में ये क्वेश्चन आएगा ही यार, ये इस बार के नीट में ये क्वेश्चंस आएगा ही आएगा। और आपको मैं एक टिप्स दे दूं कि आपको जो है किस मैनर में स्टडीज करनी है, एक छोटा सा ओवरव्यू दे दूं तो जो है, सॉरी गाइस, आपको सबसे पहले मेरे लेक्चर्स देखने हैं। पहले फर्स्ट थिंग इज व्हाट यू शुड गो एंड चेक माय लेक्चर्स each and every chapter। सेकेंड थिंग इज व्हाट, आप जाओ और मेरे जस्ट जैसे आप मेरे लेक्चर्स देखोगे, कंप्लीट कर लेना जितने भी पार्ट्स हैं। एक दो दो ही होते हैं मैक्सिमम, 3 तो आज तक गई नहीं इतने, मतलब वन शॉट में मैं कोशिश करती हूँ कि बहुत कम जो है, कम टाइम में आपको ज्यादा से ज्यादा नॉलेज मतलब देना चाहती हूँ मैं। नाउ फर्स्ट तो आपने लेक्चर देख लिया, ठीक है जी। अब आपको क्या करना है? जाकर हमारी बाइबल पढ़नी है, एनसीईआरटी को जाकर रीड करना है, एटलीस्ट 15 मिनट्स का मैं नहीं हो रहा है तो 30 मिनट्स। ठीक है, इतना ही मैक्सिमम, इतना ही टाइम देना है और फास्ट फास्ट रीडिंग करनी है। और आपने ये जो देख लिया है ना, इसकी वजह से आपको एनसीईआरटी में रीड करते हुए ऐसे नहीं लगेगा कि आप क्या पढ़ रहे हो, मतलब। ठीक है, तो एक तो लेक्चर के बाद एनसीईआरटी, एंड थर्ड थिंग इज पीवाईक्यू। पीवाईक्यू की बुक मार्केट में मिल जाती है इजिली, या फिर मार्केट में ना हो आपके पास तो ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हो। और इसको अगर आपने कर लिया और इसके साथ प्लस जिसका सब ये सारी चीजें हो गई है, तभी वो जो एक्स्ट्रा क्वेश्चंस है, मान लो कोई भी अरिहंत की बुक उठा लो या ट्रूमन्स उठा लो, तो ये सारी चीजें जो आप उठाते हो ना, ये एंड में करनी है। एंड में मतलब आपको हाईली नॉलेज, मतलब एक भी क्वेश्चन आपको नहीं छोड़ना है, इसलिए आप ये सारी चीजें करते हो। ये चीजें जो है ना, ये इसलिए करते हो ताकि आपका वन भी क्वेश्चन स्किप ना हो। ठीक है, और ये क्वेश्चंस जो है ना, ये इतना पार्ट जो है ना, ये आपको मैक्सिमम क्वेश्चंस बना कर देगा। इसमें से हो सकता है कि क्वेश्चंस आए या फिर ना आए, लेकिन ये जो पार्ट है ना, ये आपको बहुत ज्यादा हेल्पफुल होता है। तो यही एक फॉर्मूला है कि आपको कैसे पढ़ना होता है। ठीक है, ये एग्जांपल्स आप याद रख लेना, आपकी लाइफ जिंगा लाला हो जाएगी। नाउ समरी, जेनेटिक डाइवर्सिटी हमने देखी, स्पीशीज डाइवर्सिटी एंड इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी। ये कल का लेक्चर आप याद करना, पार्ट वन को याद करना। उसमें हमने स्टार्टिंग में ही एक ऐसे चार्ट देखा था जिसमें 3 चीजें थी, जेनेटिक डाइवर्सिटी, स्पीशीज डाइवर्सिटी एंड इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी।
स्पीशीज डाइवर्सिटी किन में डिवाइडेड थी? स्पीशीज रिचनेस एंड स्पीशीज अवेयरनेस. देन pattern of diversity is what? Longitudinal gradients and species area relationship. Diversity loss of cause. अगर diversity loss होता है तो हमने अभी के लेक्चर में यहाँ पर पढ़ा है. ठीक है जी. कहाँ गया? बहुत आगे आ गए हम लोग तो, मतलब देखो यहीं पे ये पढ़ा है. ओवर एक्सप्लॉइटेशन, एलियन स्पीशीज, ये हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन एंड को एक्सटेंशन, वही चीजें बताई हैं, वही चीजें बताई गई है. तो ये बस समरी है, आपको याद करने में हेल्प कर देगा. कंजर्वेशन, ये डायग्राम जो मैंने पहले बताई थी, ये पढ़ लेना. ये कुछ एक्सप्लेनेशन है, टर्म्स है और उनके एक्सप्लेनेशन है. आप इसे रीड कर जाना. अगर मान लो कि आपको इन चीजों की नीड लगे, या फिर आ सकती है यार नीड, डायरेक्टली कोई क्वेश्चंस में ऐसे वर्ड्स यूज कर लेते, फिर आपको सब कुछ आते हुए भी उस वर्ड का मीनिंग नहीं पता चलेगा, तो आप मतलब क्वेश्चंस में रुक जाओगे. तो ये जो इविल जो कुछ भी है इनमें, बायोजेनेटिक डाइवर्सिटी है तो आपको पता है. बाकी के इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी, इतना तो पार्ट पता ही है, 4 पॉइंट्स. ये इसके नीचे के जो 3 पॉइंट्स हैं इनको डील कर लेना एक बार. दिस इज योर होमवर्क. इन C2 एंड XC2 दोनों चीजें देख लेना. बायोलॉजिकल हॉटस्पॉट्स कौन से होते हैं? रीजन with very high level of species richness. जहां बहुत ज्यादा species richness होगी वहीं पर तो सबसे ज्यादा हॉटस्पॉट होगा. जहां species ज्यादा वहीं पर biodiversity ज्यादा, variations in species ज्यादा. then ये grooves and earth submit. And yeah, thanks for watching the lecture. Thank you so much for watching this lecture. आपको कोई भी प्रॉब्लम हो, किसी भी चीज में प्रॉब्लम हो, you just go in the comment section. ठीक है, you just go in my, कहाँ गया मेरा इरेजर, कमेंट्स में जाओ और मुझे कमेंट कर देना कि भाई मुझे ये चीज में डाउट है. आपको मैं थोड़ी देर में इन सारी चीजों के डाउट्स क्लियर कर दूंगी. यदि थोड़ा सा लेट भी हो जाए फिर मैं आपको जो है रिप्लाई कर दूंगी. तो प्लीज गो एंड चेक द अदर लेक्चर्स आल्सो ऑफ इकोलॉजी, ताकि आपकी पूरी इकोलॉजी वाली यूनिट कंप्लीट हो जाए. आप अगर इस चैनल में नए हैं और आपने अगर चैनल को शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक नहीं किया है, वीडियोस को लाइक कर देना एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना. सब्सक्राइब करने से क्या होगा, आपको जो है नोटिफिकेशंस प्रॉपरली मिल जाएगी, और लाइक करने से मेरी पावर बढ़ जाएगी, ताकि मैं आपको और ज्यादा नॉलेज आने हुए टाइम में दे सकूं. ठीक है जी, तो यही था. दैट्स इट एंड थैंक यू सो मच. बाय बाय, टेक केयर. यस, थैंक यू सो मच. ओके, बाय बाय.